हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस 1 चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में लगभग 394 पॉइंट्स हैं, लगभग आप 400 ही मान लीजिए। और ये वो फैक्ट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट के अंदर एक फैक्ट है, एक पॉइंट के अंदर भी मल्टीपल फैक्ट्स हैं। अगर आपने इसको भी सही से कर लिया तो आप यकीन मान कर चलिए कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यूपीपीसीएस और आपको बीपीएससी में भी बहुत हेल्प ये करेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, अभी हाल फिलहाल ही यूपीपीसी बीपीएससी की साइड से नोटिफिकेशन आया है। जैसे कुछ बच्चे असमंजस वाली स्थिति में हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि जब भाई हमने ये बोला ही नहीं है कि हम इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हम किस बात का जवाब दें। लेकिन देखिए अभी बिहार का चल रहा है, लेकिन आप यूपीपीसीएस को 22 दिसंबर को बिल्कुल मानकर चलिए कि आपका 22 दिसंबर को बहुत अच्छे से पेपर हो रहा है। चलिए अब चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा अपने काम पर। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है 315 पॉइंट से हमें स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं। प्रोकैरियोटिक, देखिए बेसिकली आप दो टर्म पढ़ेंगे, एक तो यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। जहां भी आपका जो प्रो है, प्रो मींस मतलब नॉट ट्रू। अब आपका जो है ना, द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर जो है ना एक जो सही में ट्रू जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। और जो इसके ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर, कुछ जो है ना ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं, बने हुए होते हैं। एक उनके चारों तरफ कवरिंग होती है। वो होता है आपका किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली वेल डेवलप्ड हो और प्रॉपरली वेल अरेंज्ड हो। The prokaryotic cell do not have a true nucleus. The DNA is found in the nucleoid region, which is not surrounded by a membrane. Otherwise, वैसे अगर आप सही एक जो डेवलप सेल में देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। DNA is a circular and not organized like a chromosome. They lack, और इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं। राइबोसोम्स छोटे 70s 70s होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली सीमा सीमा पारगम्य होती है, जो कोशिका के भीतर और बाहर के पदार्थों का विनिमय करती है। बेसिकली सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में क्या है, कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को रोक देगी। एक तो हो गया कि भैया बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। एक है परमिएबल, बिल्कुल सीधा फ्लो है, आप आइए और जाइए। एक है सेमी परमिएबल, जो सिलेक्टेड चीजों को जाने देगी, बाकी चीजों को रोक देगी। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैव इन सेल वॉल। अधिकतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। पेटी बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। गति में अंग इनमें फ्लैगेला होता है। ये बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित होते हैं। उदाहरण प्रमुख बैक्टीरिया और आइकिया। बाइनरी फिशन बस ऐसे है जैसे एक ही चीज़ है, वो थोड़ी सी बड़ी होगी और वो धीरे धीरे इतनी बड़ी होगी, बीच में गैप बनता चला जाएगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दो सेल हो गई, फिर उन दो सेल से फिर आगे इस तरह से सेल डिवीजन होता रहेगा। यहाँ पर जो है बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी मीन्स हिंदी में भी यहाँ बाइनरी ही लिखा हुआ है। बेसिकली जो डबल होता है उसका, तो एक से दो टूटेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, इस तरह से इसका डिवीजन होता रहता है। अब जो यूकैरियोटिक है ना, ये इनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें डीएनए क्रोमोसोम के रूप में संगठित होते हैं। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकाएं जैसे कि कोशिकांग
यानी कि ऑर्गेनेल्स जो है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स इत्यादि पाए जाते हैं। ये बड़े राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। आपका जो राइबोसोम है देयर आर द प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। विभाजन जो है माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है। माइटोसिस वो है जो सेल का बिल्कुल वैसे ही डिवीजन हो, एक सेल से दो सेल बने। मियोसिस वो है जहाँ पे सेक्स सेल का इस्तेमाल होता है, चाहे स्पर्म और ओवा हो, जहाँ पर मतलब बच्चा बनने की बात है वहाँ पर होता है आपका मियोसिस, और जहाँ पर नॉर्मल है वहाँ पर होता है माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है। पौधों और कवकों की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। पौधों में यह सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि कवकों में ये काइटिन से बनी होती है। मतलब क्या है आपका सेल्यूलोज, और कवकों में किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपक गए हैं, चिपके हुए हैं, तो दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हेल्प करता है प्रोटीन एज वेल एज लिपिड सिंथेसिस में। एग्जाम्पल इंक्लूड, और इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। बेसिकली जब आप पढ़ेंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसमें एक होती है जो आपका डीएनए से आरएनए, एमआरएनए को हेल्प करेगा ट्रांसफर आरएनए बाहर लेकर आएगा। और फिर आपका जो राइबोसोम्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो उसकी हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि जो कोड लेकर आया है उस कोड के हिसाब से वहां पर उसको जनरेट करेंगे और वहां प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन और एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। ये बहुत बार पूछा गया है। ये आप देखेंगे कि आपका डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से फर्दर फिर डीएनए बनना आपका, ये प्रोटीन बनना आपका ट्रांसलेशन। ये आप देखेंगे एक बार अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अब इसके आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द सेल। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी? स्लाइडेन और स्वान ने प्रपोज दी सेल थ्योरी 1800। इसमें डेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सेल थ्योरी किसने दी थी। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो आपकी सेल है उसकी चारों तरफ एक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। उसके बाहर होती है एक सेल वॉल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन बता दिया। साइटोप्लाज्म जो सेल है, सेल के जो ये बॉडी है उसके अंदर जो एक लिक्विड है, जो लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंसेस है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और उसी के अंदर होता है एक न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। उसके अंदर जो मटेरियल होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से साइटोप्लाज्म उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स घूमते रहते हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं। गोल्जी बॉडीज जो है, ये आप देखिए गोल्जी बॉडीज या गोल्जी निकाय ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल का काम करते हैं। यह कोशिकाओं में पदार्थों का संश्लेषण, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, बेसिकली क्या है, स्टोरेज का हो गया, सिंथेसिस का हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें आपकी गोल्जी बॉडीज हेल्प करती हैं। अब एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, आप जो वो गोल्जी बॉडीज नहीं, वो वैक्यूल है, उसके बारे में भी हम आगे देखें। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट सिंथेसाइजेस द प्रोटीन एंड लिपिड्स इन द सेल। ये कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण करता है। यह दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। खुरदुरा यानी कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, दैट इज खुरदुरा, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं वो स्मूथ होता है। अब आप भी समझ जाइए ना, आपकी स्किन पे कुछ चीज छोटी छोटी सी चिपका दी है तो वो रफ हो जाएगी, और उसी को साफ कर दिया जाए तो वो स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ स्किन। इंपॉर्टेंट कॉप समिट एंड देयर लोकेशन, जो कॉप 26 है स्कॉटलैंड, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था क्या? पंचामृत में 5 टारगेट हमें अचीव करने हैं। पहले ही पिछली क्लास में आपको बताया था, उसमें से एक टारगेट है 2070 तक हमें नेट जीरो इमिशन करना है। पंचामृत आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये देखना है। पंचामृत जो है एक्सटेंशन है जो पेरिस में हमने दिया था, INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें हमारे 3 टारगेट थे, पंचामृत में हमारे 5 टारगेट हो गए। पिछले जो 3 टारगेट है उसमें से 2 को हम अचीव कर चुके हैं, ये PIB की रिपोर्ट में कंफर्म किया गया था, वो हमारा अचीवमेंट है। तो आप ये भी देख सकते हैं, क्वेश्चन अगर मुझे टफ बनाना हो मैं ये देख सकता हूं,
पंचामृत और आयरन डिसीज में क्या क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। COP27 इजिप्ट, COP28 आपका यूएई, इसी में आपका लॉस एंड डैमेज फंड की बात कही गई। COP29 अभी फिलहाल चल रही थी, अब खत्म हो गई। COP29 कहाँ? अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल बाकू। और आपका 2030 में ब्राजील, और 2033 मतलब COP33 जो होगी इंडिया में आपका 2028 में। ठीक, अब जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जो ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का, पहले तो हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बहुत बड़े लेवल पे एक जो एक तो होता है इंसिटू, एक होता है एक्सिटू। इंसिटू वहीं पे किसी स्पीसीज का कंजर्वेशन प्रोटेक्शन उसके लिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़े लेवल पे होता है जिसके अंदर मल्टीपल नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है या हो सकती है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे यहाँ टोटल 18 है। इसी के लिए एक यूनेस्को का प्रोग्राम है, मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम के तहत हमारे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व उससे कनेक्टेड है, यानी कि उससे अप्रूव्ड है। तो वो कौन कौन से हैं वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी फिलहाल जो है हम देखते हैं इसमें अभी जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट कौन सा इसमें ऐड हुआ था, लेटेस्ट वाला आपको बताना है, बाकी मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। जैसे सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। नंदा देवी, नोकरे, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, मानस, ये सारे हैं। सारे के सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए छोटी सी कहानी सुनिए, छोटी सी कहानी है। एनएसजी ने 2 नेशनल्स को पकड़ा। एनएसजी तो कमांडो ही होते हैं। 2 नेशनल को पकड़ा, कहाँ के? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ठीक है, उनको पकड़ा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 जो है ना वो अभी हैं कौन से? मैन, ये जो यूनेस्को के मैप है उसके अंडर है। एनएसजी से अब आप देखिए नीलगिरी, नीलगिरी, सिमलीपाल, पहले हम देखते हैं नीलगिरी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, अब एन से हो गया आपका नंदा देवी, और फिर एक एन से हो गया आपका नोकरेक, और फिर आपके उसके बाद है पी से पंचमढ़ी, एस से आपका एक तो सुंदरबन है, एक सिमलीपाल है, ए से आपका हो गया अगस्तमलाई, जी से है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और एक जी से है देखिए जब आदमी का जो है ना जब कंफ्यूजन होती है तो, और जब उसका कुछ गलत होना होता है तो ऐसे ही होता है। ये चीज़ हमें ऐसे रटी हुई, लेकिन अभी पता नहीं आप लोगों के सामने। ये एक तो ग्रेट अंडमान, ये जो जी से है, एक तो हो गया आपका मैं देख ही लेता हूँ इसको, अब दिख भी नहीं रहा। ग्रेट निकोबार है, और एक गल्फ ऑफ मन्नार है, और ए से अगस्तमलाई, और एक ए से अचानकमार अमरकंटक है, और के से है आपका कंचनजंगा, और पी से है आपका पेंच पेंच टाइगर रिजर्व जो है, सॉरी पन्ना पन्ना बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व जो है, ये आपका हो गया। तो इसमें आपके टोटल हैं 12 इसमें है, फिर उसके अलावा 6 ही बचते हैं, टोटल 18 हैं। तो ये आप देख लेंगे। थोड़ा सा इसको एक बार देखेंगे। एनएसजी ने 2 नेशनल को पकड़ा, पाकिस्तान, पीएस पाकिस्तान, एजीए अफगानिस्तान, एजीए, और किसकी हेल्प से? कश्मीर पुलिस की हेल्प से उसने उनको पकड़ा के भी। अब देखिए कहानी है, आपको रटना है, आपको वहाँ आंसर दिखेगा, आपको वो निकालना है, बस इतना ही है। अब सिर पैर कोई कहानी के है या नहीं है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है वो क्वेश्चन ठीक करना, 1.33 मार्क्स लेना, और पॉइंट जो मतलब 1/3 जो मार्क्स नेगेटिव हो सकता है उससे बचना। बस यही हमारा काम है, इसी में हमें आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिवपुरी जो है ये भी मध्य प्रदेश में। भगवान महावीरा गार्डन ये आपका गोवा। इंदिरा गांधी सेंचुरी, इंदिरा गांधी सेंचुरी जो है ये आपको मैं कहूँगा, क्योंकि आप जो है ना बहुत कम चांस है कि आप सोचेंगे इंदिरा गांधी सेंचुरी आपकी तमिलनाडु में होगी।
और आप इसे गलत कर सकते हैं। एक भगवान महावीर उद्यान, ये आपका गोवा में, ये भी आपको थोड़ा सा नजर रखना है। रोहिल्ला वेदा, देखो अब ऐसे है ना, इतने सारे जो नेशनल पार्क है ना, तो आप सारे के सारे नेशनल पार्क याद कर सकते हो ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हाल फिलहाल जो नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व बना है 56, वो आपको याद होना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट जो है 57वें को भी मंजूरी दी गई है। अब इतना भी लेटेस्ट वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको अभी फिलहाल पता होना चाहिए 57 है। और जो लेटेस्ट में 3 है वो आप देख लेंगे, लेटेस्ट वाले 3 कौन कौन से हैं। और फिर यहाँ जो कुछ नेशनल पार्क हैं, रोहिला नेशनल पार्क आपका है, रोहिला और हिमाचल प्रदेश में है। किश्तवाड़ जो है ये आपका जम्मू कश्मीर, आप पता लगा लें। कॉर्बेट भी है, कान्हा, मानस, कंचनजंगा, गिर जो है वो है जहां पर आपका जो लायन है वो अवेलेबल है गिर नेशनल पार्क में। और आपका जो कॉर्बेट है, कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर है किसी एक नेशनल पार्क में, तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो है मुरुगवानी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। नंदा देवी उत्तराखंड। नामेरी कैबुल लामजाओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैबुल लामजाओ इसको बोलते हैं द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क फुमदीज होती हैं। और ये जो है ना थोड़ी सी कच्ची होती है। तो होता क्या है, इस पे एक वहाँ एक डियर है जिसका नाम है संगाई डियर। संगाई डियर इसके ऊपर जाती है, उसे लगता है वो गिरने वाली है, धंसने वाली है, वो पीछे होती है, फिर पीछे से आगे होगी। इसी प्रोसेस में ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रही है, इसी वजह से उसका नाम है डांसिंग डियर, जिसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ये हो गया कैबुल लामजाओ। और एक है आपका शिमलीपाल, शिमलीपाल है उड़ीसा में। फिर है कूनो, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क वो है जहां पर आपका चीता इंट्रोडक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला है कूनो, उसके अलावा दूसरा कौन सा है वो मुझे आप बताएंगे। एक है पेंच नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क वो है जहां पर आपका एक ऑब्जर्वेटरी भी लग रही है। उस ऑब्जर्वेटरी का आप मुझे नाम कमेंट में बताएंगे। करंट अफेयर का है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन और खेलते रह जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे जनरली जो ऑब्जर्वेटरी है ना, स्पेस ऑब्जर्वेटरी, वो पहाड़ी इलाकों में लगाई जाती है, लेकिन यहाँ लगाई जा रही है, तो उसका नाम आप मुझे बताएंगे। सेंसस, जैसे देखिए मैंने आपसे कहा था एक तो इकोनॉमिक्स वाली चीज और एक यूपी की सेंसस और फॉरेस्ट, ये दो मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा। तो इसको हम छोड़ते हुए, हालांकि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये चीज हो तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हो, तो इसको हम छोड़ते हुए आगे चलते हैं। इससे आगे हम चले, ये आप देखना चाहो तो वैसे ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इतने स्टेट से लगता है ये सब चीज़ें हैं। यूपी की जो बाउंड्री है 8+1, 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। जो सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, तो उससे भी कनेक्ट होता है। स्टेट जो है, जो सोनभद्र हमारी डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र जो है 4 स्टेट से कनेक्ट होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। एनर्जी रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, थर्मल सबसे ज्यादा किसका पावर है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एंड सोलर। न्यूक्लियर जो है हमारे यहाँ बस एक ही है, नरोरा, नरोरा है आपका बुलंदशहर में। अब इसमें जो है कुछ हमारे जो NTPC के थर्मल पावर प्लांट है, 3 हमारे गैस बेस्ड हैं, 3 जो है हमारे गैस बेस्ड हैं, एक औरैया में, एक आंवला में, एक दादरी में। ये 3 थर्मल पावर प्लांट है NTPC के जो गैस बेस्ड हैं। ओल्डेस्ट हमारा कौन सा है, हरद्वागंज थर्मल पावर प्लांट। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द स्टेट, वो मैंने आपको बता दिया, नरोरा, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश की न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ये कब बनी थी, 1983 में। सेंसस चलिए छोड़ देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अब जो है ह्यूमन ब्रेन वाली चीज़ है, अब इस पे जो है ना, इस पे ये है, मैं यहाँ से पढ़ के ही बताऊंगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें भी परेशान करती है, हमें याद नहीं होती ठीक से, तो इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ के ही आपको बताने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्च मस्तिष्क, यानी कि हाइंड ब्रेन। अब जो आपका जो 4 ब्रेन है उसका क्या काम है, उसका काम है जो थिंकिंग वाला काम है ना, या वॉलेंटरली एक्शन कंट्रोल वाला, वो है 4 ब्रेन का काम। इट प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा आदि से एकत्रित की जाती है। तो थिंकिंग वाला पार्ट और वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल वाला पार्ट कौन है, 4 ब्रेन। जो मिड ब्रेन है उसका क्या काम है, ये जो है साइज में थोड़ा छोटा होता है और ये एक्ट एज ए ब्रिज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। और ये जो है ना, अब ऑब्वियसली जब बीच में है तो पिछले पार्ट को और आगे पार्ट को कुछ जोड़ेगा ये,
और इसके अंदर एक चीज है जो बड़ी है, जो पूछी जाती है, सेरेबेलम, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम, ये किसका पार्ट है, ये ही पूछ लिया जाता है। ये मिड ब्रेन के पार्ट है। और जो हाइंड ब्रेन है, ये आपकी जो इनवॉलेंटरी चीजें, जैसे कि हार्ट बीट है, आप उसे नहीं रोक सकते ना, आपके हाथ में नहीं है, तो वो किसका काम है, हाइंड ब्रेन का। ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, स्लीप, वॉकिंग, इसको कौन करता है। और जो आपका सेरेबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस, बॉडी इक्विलिब्रियम, पोस्चर वाइल वॉकिंग, हम जो ऐसे चल रहे हैं इसमें भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, सेरेबेलम हेल्प करता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ की क्या है, मीटर है, मास की क्या है, केजी है, टाइम की क्या है, सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, और आपका लाइट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, लाइट इंटेंसिटी की कैंडला, जो लेंस पावर है डायोप्टर, और हीट की आपकी जूल, वो दाब की, प्रेशर की पास्कल, एंड प्रेशर की पास्कल हो गया। और जो प्रेर 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 प्रेरकत्व इंडक्टेंस की है हेनरी, और रिलेटिविटी, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की है ओम मीटर, और रेडियो एक्टिविटी की है बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल। उसके ऊपर है इंडक्टेंस की क्या है, मुझे अगर याद करनी है, चीजें पढ़ूंगा सारी, लेकिन जो रटनी है, इंडक्टेंस हेनरी, और प्रेशर की जूल, हीट की जूल, और आपके रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल, और रेसिस्टिविटी और होम रेजिस्टेंस की ओम मीटर, टेम्परेचर की केल्विन। यहां मैं आपको सेंटीग्रेड देके कंफ्यूज कर सकता हूं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल की जगह मैं यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में केजी देकर भी आपको कंफ्यूज कर सकता हूं, और आप बड़े खुश होकर केजी पे टिक कर आएंगे, और फिर बाद में कहेंगे मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप ध्यान देकर नहीं पढ़ रहे हैं। यही चीज है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अब अपवर्तन परावर्तन के अनुप्रयोग, यानी कि उनकी एप्लीकेशन। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब जो रिफ्रैक्शन होता है यानी कि अपवर्तन, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जो तारों का चमकना है, पानी के तालाब में, जो आपकी जो डेप्थ है, स्विमिंग पूल में जब देखते हैं तो आपको लगता है कि ये गैप कम है, लेकिन वो होता ज़्यादा है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से कम दिखता है। और एक चीज़ और है, रेनबो क्रिएशन जो है, उसमें भी इंद्रधनुष निर्माण, मूवी प्रोजेक्टर और प्रिज्म जो होता है, वो किसके हैं, रिफ्रैक्शन के हैं। रिफ्लेक्शन का क्या है, योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, जो हमें शीशे में अपने दिख रहा है वो। कैलियोस्कोप, बहुरूप दर्शक, और फ्लैशलाइट, ये हैं रिफ्लेक्शन के। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव जो है ना, वेवलेंथ, अब कोई भी है उसका किससे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। अब जो है ना, इसमें जो मैं काम की चीज तुम्हें बताऊं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस। अब देखिए वेवलेंथ क्या है ना, एक जैसे साइकिल है, ये इस तरह से, जैसे यहाँ से ये चला, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर आ गया, एक साइकिल बन गया, फिर ये यहाँ से इस तरह से चला, ये पूरा, तो ये जो है ना, एक अप एक डाउन, ये जो पूरा जो है, दिस इज द वेवलेंथ। अब एक सेकंड में कितनी बार ये बनना है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये कितना ऊपर जा रहा है, दिस इज एम्पलीट्यूड। कितने टाइम में ये, मतलब ये जो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल, दिस इज टाइम पीरियड। वेलोसिटी एट स्पीड द साउंड वेव इज ट्रेवलिंग, सबसे ज्यादा जो साउंड वेव की स्पीड होती है वो होती है सॉलिड में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वैक्यूम में होती ही नहीं है साउंड की। और क्या है ना, इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन भी कई बार यूपीपीसीसी ने पूछा, स्टील वो दे देता है, स्टील में, लकड़ी में और पानी में, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टील में होगी, फिर लकड़ी, फिर पानी, तो इस तरह से आप उसकी स्पीड का कर सकते हैं। तो ये मैंने जो बताया इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री एंड देयर ऑथर्स, मोतीलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी, इंडिपेंडेंट। दादा भाई नौरोजी की है रस्त गोफ्तार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ये कब लिखी गई थी, 1901 में लिखी गई है। वैलेंटाइन चिरोल है, इसने लिखी थी इंडिया अनरेस्ट, जिस किताब में ये कहा गया था, जो है आपके बाल गंगाधर तिलक को इसमें कहा था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के बारे में किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। किस किताब में कहा था, इंडिया अनरेस्ट में कहा था। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है, उनकी किताब है बंदी जीवन।
और जो आपकी भगवती चरण वोरा है इनकी है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा की है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। एंड राम मनोहर लोहिया की है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये है राम मनोहर लोहिया की किताब। आगे चलते हैं, ऑथर वही चल रहा है लेडी कैथरीन मायो, लेडी कैथरीन मायो की किताब है मदर इंडिया। ये जो है ना, ये वाला सेगमेंट मैं कहूंगा कि आप ज्यादातर चीजें ही याद कीजिए क्योंकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी को भी रिपीट कर लेता है। मदर इंडिया किनके द्वारा है? लेडी कैथरीन मायो के द्वारा। और आपका द फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट ये है आपकी लॉरी कैलिंस एंड डोमिनिक लेपेयर के द्वारा। और जैसे राम मनोहर लोहिया की अब ये भी हमने देखी थी द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है जो बड़ी ही अच्छी है, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर जो ना एक यूट्यूब पर सीरीज भी है, आप उसे देखेंगे, मेरा भारत महान उस नाम से भी, और इंग्लिश में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसको देखेंगे आपको पूरा जो ना मतलब इंडस वैदिक पीरियड का, फिर आपका मिडेवल का, फिर मॉडर्न का काफ़ी सही तरीके से उसमें दिखाया गया है। वीडियो में आप देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आधा आधा एक एक घंटे के एपिसोड हैं और अभी नहीं देखिएगा, अभी एग्जाम है, पहले 22 तारीख को एग्जाम दे लीजिए, फिर जो कुछ दिन का गैप लोगे ना अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, उस गैप में उसको देख लेना। लाला लाजपत राय के हैं लाल लाजपत राय की है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन एंड अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य केसरी एंड मराठा। और इनकी जो है ना एक और है बाल गंगाधर तिलक की आर्कटिक होम टू द वेदास, कुछ ऐसे करके है, वो भी आप देखिएगा, आर्कटिक होम टू द वेदा। आप एक बार गूगल करेंगे प्लीज़। और अगर कोई बच्चा वाकई में जो मतलब मेरी बात को मानता हो तो प्लीज़ आप इस नाम को देखकर, गूगल करके देखकर, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग। और एक है बंगाली, द बंगाली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन एंड हिंद स्वराज। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि जिसको नोबेल प्राइज मिला था, होम एंड द वर्ल्ड। मदन मोहन मालवीय की अभुद्य एंड हिंदुस्तान और लीडर। 3 है भगवती सिंह की वाई एम एन एथिस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। गोपाल कृष्ण गोखले नेशन। केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर। सर सैयद अहमद खां तहजीबुल अखलाक। दीन बंधु जो मित्रा है, दीन बंधु मित्रा, देखें यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, दीन बंधु फ्रेंड है, तो फ्रेंड नहीं है, दीन बंधु मित्रा नाम है। नील दर्पण। मोतीलाल नेहरू की है इंडिपेंडेंट। अरविंद घोष कर्मयोगी, युगांतर एंड सावित्री। ये जो ना युगांतर ये याद रखना, और सावित्री। और लाइव ऐसे उन गीता, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से ही वंदे मातरम। और ये जो है बेसिकली सन्यासी रिवोल्ट को ये दिखाता है। देवी चौधरानी भी है उनकी एक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द प्लाइट ऑफ इंडिया। आरसी दत्त ने इंडिया, जैसे दादा भाई नेहरू ने इंडिया का दिखाया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश, या ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो इसी तरह से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है द साइलेंट हीरो, आउटकास्ट इंडिया। ये गलत नाम है, देखिए ट्रांसलेशन में किस तरह से आप कंफ्यूज हो। बहिष्कृत भारत नाम है। एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। हु वर द शूद्रा, द अनटचेबल, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा। देखिए मैं तो यहाँ खड़े होकर बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ये वाला पेज देखना है, ठीक से वाकई में देखना है, इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा। विभूति भूषण बनर्जी पत्थर पंचली एंड लॉर्ड कर्जन की है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। वीर डी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ये कहा था, इन्होंने क्लेम किया था कि 1857 वॉर जो था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। आरसी मजूमदार की जो किताब है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें इन्होंने ये खारिज किया था, इन्होंने कहा था कि ना तो ये इट वॉज नाइदर नेशनल नॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहा था आरसी मजूमदार ने। एसबी चौधरी जो है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, इसके ऊपर ये लिखा। और अशोक मेहता जो है इन्होंने लिखा 1857 द ग्रेट रिबेलियन। ये 1857 के ऊपर कुछ किताबें हैं। व्यू ऑफ वेरियस स्कॉलर्स ऑन द डीपीएसपी। केटी शाह जो है, केटी शाह ने कहा था राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की
सुविधानुसार अदा की जाएगी। टीटी कृष्णा, ये है केटी शाह का, टीटी कृष्णाचारी का था भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर। और केसी वेयर ने कहा था मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कि किसने कहा था इसका क्वासी फेडरल, एक नाम आता है आइवर जेनिंग्स का, एक आता है केसी वेयर का। इसी तरह से आप केसी वेयर का और आइवर जेनिंग्स का ये भी नाम याद रखेंगे, और एक ग्रीनविल ऑस्टिन। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन किसने कहा था? केसी वेयर ने। आइवर जेनिंग्स ने कहा था दीज एलिमेंट्स आर फैबियन सोशलिज्म विदाउट सोशलिज्म। ये तत्व समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद है। ग्रीनविल ऑस्टविन ने कहा था निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड राइट्स आर द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड टू द एग्जीक्यूटिव। बेसिकली ये तो है सच्चाई, जो आपके जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो सरकार के लिए गाइडेंस है, एक गाइडलाइन है कि भाई आपको जो भी पॉलिसी बनानी है, जो भी काम करना है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आपको अल्टीमेटली ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अचीव करने हैं, ये वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है। BN राव जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मॉरल रिक्वायरमेंट्स एंड एजुकेशन वैल्यू फॉर द स्टेट अथॉरिटीज। के संथनम, द एलिमेंट विल लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। के संथनम, और के संथनम वो है जिनकी रिकमेंडेशन पर आपका क्या हुआ था, CBC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था करप्शन के रिगार्डिंग। के संथनम, और ये जो है इन्होंने क्या कहा था, इन तत्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा। ऑब्वियसली सर, केंद्र कहेगा ये इम्प्लीमेंट करो, राज्य कहेगा इतने पैसे ही नहीं है, और हो सकता है राज्य कहे हम इस तरह से करेंगे, केंद्र कहेगा नहीं ऐसे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखा भी जा रहा है, अभी मेंस के टाइम में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे देखा जा रहा है। रीजनल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं रजिस्टर्ड तो सब है, रजिस्टर्ड के बाद होती है रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड में दो कैटेगरी होती है, स्टेट कैटेगरी, स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी। अब इसके कुछ क्राइटेरिया है, वो वीडियो हमने अपने ग्रुप में डाली हुई है, बहुत सिंपल और सहज तरीके से उसको समझाया गया है। कुछ भी कंफ्यूजन हो इस वाले पॉइंट पे, वहां जाके उस चीज को देख लीजिएगा, सारी जो डाउट है ना वो एकदम तार तार क्लियर हो जाएगी। इससे बेहतर हो सकता है कोई और भी समझा दे, लेकिन मैंने भी कोशिश की है कि आपको सही से समझाया जाए। फिलहाल जो है 6 पार्टी, आपका जो कितनी पार्टी, 7 पार्टी जो एट प्रेजेंट देयर 6 पार्टी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। अभी जो है ना एक तो एनसीपी और एक तृणमूल कांग्रेस TMC, दोनों का नेशनल स्टेटस हटाया गया। पहले वो दोनों भी नेशनल पार्टी थी, उनको हटाया गया, और ये 2 पार्टी नेशनल पीपल पार्टी एंड आम आदमी पार्टी, इनको लिया गया। ये है आपका मेंबर ऑफ लोकसभा अलग अलग, इसमें ये आप देखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, इसको हम छोड़ते हैं, जब एक साथ करेंगे तभी करेंगे। उत्तर प्रदेश, इसको भी हटाइए। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इसमें जो सबसे जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कई सारे ऑलरेडी हमने ना ये वाले आर्टिकल किए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। सेंटर स्टेट के राज्य वित्तीय संबंध भाग जो है 11-12 में है, 12 पार्ट में है। अब जो आर्टिकल 265 ये कहता है नो इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि कल को सरकार ये कहे कि भैया आप पे ये टैक्स लगेगा, हमारे पास ये पूरा हक है, हम ये कहेंगे कि भैया आप पहले कानून लेकर आइए, आप कानून लेकर आएंगे तब हम टैक्स देंगे। तो बिना कानून के टैक्स इंपोज करने की गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है। 266 जो है वो बताता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, भारत और राज्य की संचित निधियां और लोक लेखा। संचित निधियां, देखिए एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो भी 266 के तहत, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट वो भी आपका 266 के तहत। 267 में आता है आपका आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड, यानी कि कभी जरूरत के वक्त पर पड़ जाए। पहले यहां पर एक चीज बतानी है, 267 कंटिजेंसी फंड, इसका पहले था 500 करोड़ रुपए का इसका था फंड, लेकिन इसको कोविड के टाइम में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 30,000 करोड़ कर दिया, और प्रेसिडेंट की निगरानी में है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट की ही उसमें रहेगा, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके अंडर में ये होता है। और जो 68 और 70 है ये बड़े अच्छे हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए।
268 ये वो है केंद्र द्वारा लगाए गए कर, लेकिन परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित कर। यानी कि 68 में क्या है कि इनको लगाएगा तो सेंटर, बट कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कौन करेगा? स्टेट। 268। 270 में क्या है? जो टैक्स सेंटर लगाएगा, सेंटर कलेक्ट करेगा, बट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हो गया 270। 274 में प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर रिस्पेक्ट ऑफ द बिल इन्वॉल्विंग टैक्सेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि टैक्स रिलेटेड जो भी बिल होगा उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए आपका प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। मनी बिल में होता ही है ये। और 275 में ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट। एक चीज पढ़ेंगे आप, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड, या फिर एक चीज है, अब तो उसका नाम बदल गया, ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान ये भी किसके तहत आता है? आर्टिकल 275 के तहत। ठीक, अब चलते हैं फाइनेंस 280 फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इनकी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन होती है? नहीं मेंशन है। इसमें एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे। अभी जो फिलहाल है वो आप देखेंगे किन के अंडर है, मतलब चेयरमैन कौन है। और फिर आप देखेंगे फिर आप अरविंद पनगरिया हैं। फिर आप देखेंगे इसके मेंबर के भी नाम एक बार देख लीजिएगा, और पहले कौन थे? केसी नियोगी, आप देख लीजिएगा पहले भी कौन थे। और जो इसकी जो रिकमेंडेशन है और फाइनेंस कमीशन आर टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, कोई बाध्य नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। पार्लियामेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन वो पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज है कि स्टेट कैपिटल पहले क्या थी? आगरा थी, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ पार्शियल, फिर फुल। और डिवीजन ऑफ स्टेट का 9 नवंबर 2000 को इसको डिवाइड किया गया उत्तरांचल के नाम से, फिर बाद में उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनसीआर, एनसीआर में 8 डिस्ट्रिक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एंड शामली। ये शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश छोड़िए, क्योंकि हमें एक साथ कराना है। पॉलिटिकल फैक्ट्स, टोटल मेंबर ऑफ, ये तो देखिए हर बच्चे को पता है। अभी फिलहाल ऐसा हुआ कि मेरा जाना, एक बच्चे से मुलाकात हुई पंजाब में, तो उसने क्या कहा कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है किस में? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने उसकी वजह बोला, दरअसल क्या है ना कि पॉलिटिक्स तो मतलब क्या है कि यह बच्चे को पता है। तो मुझे लिटरली थोड़ी सी ये आई हंसी। मैंने कहा भाई पॉलिटिक्स में तो यूपी और बिहार है ना, बच्चे को पता है कि वोट कैसे करना है, क्या करना है, किस पार्टी को क्या चीज़ क्या मतलब। तो बच्चे को अगर जो पॉलिटिक्स की समझ है तो वो है यूपी और बिहार में। प्रेसिडेंट रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट, पहली बार जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा, राष्ट्रपति शासन, वो कब लगा? 25 फरवरी 1968 से 1969 तक, 26 फरवरी, 1 साल के लिए लगा। स्टेट लेजिस्लेचर जो है हमारी बाईकैमरल है, और उसमें क्या है 403 सीट और 100 सीट जो है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, विधान परिषद में। और आपका जो इसमें एक जो फैक्ट है थोड़ा सा 80-31 ये पता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराव गोविंद खेर एवं केशवरी नाथ त्रिपाठी 3 बार है। 403 और 100 सीटें हो गई। और फिर इसके पहली विधानसभा गठित हुई थी कब? 1937 में। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? प्रयागराज 12। और सबसे कम वाले हैं आपके MSC महोबा, श्रावस्ती एंड चित्रकूट। MSC में सबसे कम सीटें हैं, 2 ही तो है भैया। MSC होता भी 2 साल का है, इसलिए सीट भी 2 है। MSC महोबा, चित्रकूट एंड MS श्रावस्ती एंड चित्रकूट 2 सीटें हैं। इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ गुप्ता पीरियड, ये हो गया है, ये मैंने खुद पहले कराया है, आप इसको एक बार देख लेंगे, इस पर मैंने डिस्कशन भी किया था इसी उसमें। गुप्ता टेम्पल्स एंड इंस्क्रिप्शन इन उत्तर प्रदेश, देखिए कुछ गुप्ता टेम्पल, गुप्त शिलालेख। दशावतार जो टेम्पल है, दशावतार, ये कहाँ पर है आपका? ललितपुर सिटी इन उत्तर प्रदेश। दशावतार टेम्पल जो है ललितपुर में है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? चार्ल्स स्थोहन ने डिस्कवर किया था। और उसका जो नाम किया गया था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दशावतार टेम्पल, गुप्ता टेम्पल और
ये है कहाँ पे, ललितपुर। और फिर है भीतरगांव टेम्पल, भीतरगांव जो है ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये ओल्डेस्ट सबसे पुराना सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल एंड व्हाट बिल्ट इन 6th सेंचुरी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। धामेक स्तूपा जो है, धामेक स्तूपा ये वाराणसी में सारनाथ जो है, और यहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला sermon दिया था और उपदेश दिया, और जो पहला उपदेश दिया है उसे एक नाम कहते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, और धम्मचक्र परिवर्तन या महाभिनिश कर्म, ये आप मुझे बताएंगे, महाभिनिश कर्म और धर्मचक्र परिवर्तन, और इनके सिंबल क्या क्या हैं दोनों के, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो भीतरी है ये किसने बनवाया, स्कंदगुप्ता का है, और कहाँ पर है स्कंदगुप्ता, इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्कंदगुप्ता वर डिस्कवर्ड इन विलेजेस ऑफ भीतरी, सैदपुर, गाजीपुर, गाजीपुर जो है उत्तर प्रदेश का, और ये कब, स्कंदगुप्ता जो है उसके टाइम के, स्कंदगुप्ता रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर, ये जो है ना संगम लिटरेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कि 3 संगम हुए थे, कहाँ कहाँ पे हुए थे, और इसमें जो लिटरेचर है शिलापद्दिकरम, शिलापद्दिकरम जो है इलंगो आदिगल ने इसको लिखा था, और यह कोवलन, कन्नगी और माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में है। शिलापद्दिकरम, जैसे एक यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था मालवी का अग्निमित्रा क्या है, वो भी लव स्टोरी, और ये भी शिलापद्दिकरम ये भी लव स्टोरी, किसके बारे में, यह कोवलन, कन्नगी और माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में है। और बाद में दक्षिण भारत में कन्नगी, इसे नहीं, मनी मेखलाई, मनी मेखलाई जो है ये किसने लिखी थी, सेथालाई सत्तनार, और ये स्टोरी जो शिलापद्दिकरम की उसको कंटिन्यू करा जाता है आगे, तो मनी मेखलाई भी जो है उसका ही कंटिन्यूएशन है। तोलकाप्पियम जो है ये बेसिकली ग्रामर है, तमिल ग्रामर तोलकाप्पियम, एंड थिरुकुरल जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित है और थिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है। जीविका चिंतामणि ये मदुराई बेस्ड जैन एसेटिक है, तिरुत्ता कत्तवर उनके द्वारा लिखी गई। एंड एक है कुंडल केशी, इट अपियर्स टू बी ट्रेजिक, ये भी लव स्टोरी है अबाउट ए हिंदू और जैन गर्ल फ्रॉम द मर्चेंट कास्ट नेम्ड कुंडलाक्षी हु फॉल इन लव विद द कलन ए बुद्धिस्ट क्रिमिनल सेंटेंस टू डेथ। तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना इंपॉर्टेंट, शिलापद्दिकरम, मेखलाई एंड तोलकाप्पियम, ये 3 तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और ये बताया कुछ बुक्स और इनके ऑथर हैं। पुंडरीक विट्ठल जो है ये ही वॉज इन ये पुंडरीक विट्ठल जो है ये एक स्कॉलर थे। ही वॉज एन इंडियन म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद रागमाला। ही रोट ए बुक नेम्ड सदराग चंद्रोदया रिलेटेड टू म्यूजिक। एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ राजा मानसिंह ही कंपोज्ड ए बुक नेम राग मंजरी। श्रीकांत, देखिए श्रीकांत नहीं, सोमनाथ, तेलुगु ब्राह्मण, वेंकटरमन, ये आप इसको देख लेंगे एक बार। त्रिपिटिका ऑफ बुद्धिज्म, त्रिपिटिका देखते हैं, त्रिपिटिका रिलेटेड टू बुद्धिज्म। त्रिपिटिका क्या है, बेसिकली क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट हैं, अब बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो वहाँ कुछ जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए जाते हैं, और बुद्धिस्ट काउंसिल के जो आउटकम आप देखेंगे उसमें त्रिपिटिका है। 3 बास्केट्स भी इसको बोलते हैं। त्रिपिटिका 3 टोकरी एवं पारंपरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। अब जो सबसे पहला अगर आप कहें सुत्त पिटक जो है, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं, और विनय पिटका में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने हैं, और अभिधम्म जो है वो फिलोसफिकल एनालिसिस है बुद्धा की। अब जैसे सुत्त पिटका है उसके अंदर एक है अंगुत्तर निकाया। अंगुत्तर निकाया इसके अंदर जो है ना आपको 16 महाजनपदास की इंफॉर्मेशन मिलती है। महाजनपदास, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस के द्वारा कि जो 16 महाजनपदास है उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है अंगुत्तरा निकाया। अब मैं इसे टफ बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा अंगुत्तर निकाया किसका पार्ट है, अंगुत्तर निकाया पार्ट है सुत्ता पिताका का। ठीक, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अभिधम्म पिता का भी बता दिया। और एक है मिलिंद पन्हो, ये तो पिछली बार यूपीपीएसएस का क्वेश्चन है। मिलिंद पन्हो क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ। मिलिंद जो है एक ग्रीक रूलर थे। मिलिंद की एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिनका नाम है नागसेन, उनसे बातचीत होती है, डायलॉग होता है। और मिलिंद पन्हो का जो अगर नाम देखा जाए तो नाम है क्वेश्चंस ऑफ द मिलिंद। अब इसमें क्या है, ऐसा कहा जाता है
कि जब नागसेन से बात हुई मिलिंद की और अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, तो ही वॉज कन्विंस्ड कि वो बुद्धिस्ट बन जाए, और उसने अपना राजपाट त्याग कर दिया, अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके वो त्याग करके चला गया। ये है मिलिंद पन्हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जने देखिए, अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे कैसे याद करेंगे, लेकिन आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब क्या है, मैंने कुछ ट्रिक्स, RMI XUVG, नहीं भाई देखिए इसमें क्या है, GXUVIMR। तो हमने तो कुछ इस तरह से था कि हमारा छोटा भाई इमरान, उसने XUV ली और उसके बाद G वैगन लेगा। अब मतलब यार देखिए, कुछ भी आप ट्रिक करिए, जैसे भी करिए, बस आपको याद होना चाहिए। अगर आप इधर से चलें, देखिए आप ऐसे चलेंगे तो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वेवलेंथ जो है बढ़ेगी। जब आप ऐसे चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इसकी। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इसकी। अब तो अब कैसे है, जी से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, और आपका विजिबल रेज, इंफ्रारेड, आपका माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जी एक्स यू वी लेनी है IMR के बाद। IMR अब जैसे भी आपको याद करना है वो आपकी मर्जी है। जी फॉर गामा रेज, एक्स मीन्स एक्स रेज, यू मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, वी विजिबल, और आपका आई मीन्स इंफ्रारेड, एम मीन्स माइक्रो, एंड आर मीन्स रेडियो। रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। अब आप ये इसको अरेंज करते रहिएगा, बस इतना है। इसके आगे चलते हैं। आप डिस्कवरी ये भी पूछ लिया जाता है। गामा रेज की डिस्कवरी की थी बैकेरल ने, और बैकेरल आप मुझे बताइए बैकेरल किसकी यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी की। एक्स रेज को क्या था? रोइंगन लिखा हुआ है, रोइंगन नहीं रोइंगटन ने है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उसको रिटर ने, विजिबल रेडिएशन को न्यूटन ने, इंफ्रारेड रेडिएशन को हर्शल ने, शॉर्ट रेडियो लघु रेडियो तरंगे के हेनरिक हर्ट्ज ने, और लॉन्ग रेडियो वेव्स को मार्कोनी। ये जना बचपन में जब हम थे, जब कभी साइंस का पता नहीं कौन सी क्लास ही पढ़ते थे, तो उसमें कहते थे अच्छा बताना ये वाला साइंटिस्ट का नाम क्या, वो कहते थे मार्कोनी। तो कोनी बोलते हैं इसको, तो हम ऐसे करके मारते थे कि भाई तू खुद ही तो कह रहा है मार्कोनी, तो ऐसे करते थे। अब पता नहीं वो चीज़ मुझे कितनी रेलेवेंट लग रही है क्या, लेकिन लॉन्ग रेडियो वेव्स की जो डिस्कवरी की वो की मार्कोनी है। शॉर्ट रेडियो वेव्स की हेनरिच ने, इंफ्रारेड रेडिएशन की हर्शल ने, विजिबल रेडिएशन की दृश्य द्विवीकरण की न्यूटन ने, पैराबैंगनी किरणों की रिटर ने, एक्स रेज की रॉइंगटन ने, और गामा रेज की आपकी बैक्यूरल ने। डिजीज कॉज बाय मेटल। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट, जो नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नीला नीला हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, नीलापन आ जाता है। मीनामाटा होता है मरकरी की वजह से। मीनामाटा है आपका कहाँ? जापान में। इटाई जो है वो होती है कैडमियम की वजह से। इटाई में होता है भैया बहुत भयानक पेन, आउच आउच भी बोलते हैं। और ब्लैक फुट जो है वो होती है आर्सेनिक की वजह से। और नी नॉक सिंड्रोम जो है ये होता है फ्लोराइड की वजह से। फ्लोराइड की वजह से हड्डियों पर असर पड़ता है। नी नॉक सिंड्रोम। अब डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये ऑलरेडी वैसे हम कर चुके हैं। देखो जिसे मैंने पहले बताया था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो डिजीज है ये बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, पहले तो ये। फिर दूसरा अगला स्टेज आता है कि अगर बैक्टीरियल है तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, वायरल है तो उस वायरस का नाम क्या है। तो इस तरह से अगर आप देखें डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। टेटनस जो है इसको करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। हेजा जो है कोलरा, उसको करता है वाइब्रो कोलरी। टाइफाइड को मोनेला टाइफी, एंड ट्यूबरकुलोसिस को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया को कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। प्लेग जो है इसको याद रखिए, इसको यर्सीनिया पेस्टिस या पेस्ट्योरेला पेस्टिस। होपिंग कफ जो है वो भी बैक्टीरियल है, होपिंग कफ को करता है बोर्डेटेला परच्यूसिस। और आपको निमोनिया को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। लेप्रोसी को करेगा आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया को करेगा नेसेरिया गोनोरी। और सिफिलिस को करेगा आपका ट्रेपोनेमा पैलिडम।
रटना है, रटना है, रटना है, उसके अलावा कोई आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, समझने का इसमें टाइम है ही नहीं। रटना है, रटना है, रटना है, बस। प्लांट डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ मेजर एलिमेंट। अगर जिंक की धान में कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं खैरा। जिंक की मक्का में खत्म हो जाए तो उसे बोलते हैं सफेद कली रोग। नींबू में हो जाए तो उसे लिटिल लीफ रोग। बोरोन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। बोरोन की कमी से आपका चुकंदर में हॉट रोट होता है। और तांबा कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है। मोलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में विप्टेल डिजीज होती है। इंपॉर्टेंट एलॉयज, ये है थोड़ा सा काम का। अब जो पीतल है, जो ब्रास है, ब्रास और ब्रॉन्ज, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ब्रास जो है ये है कॉपर, इसमें भी रहेगा कॉपर, इसमें रहेगा आपका जिंक, इसमें रहेगा आपका टिन, टिन एसेंट। अब जो ना ऐसे देखिए, जो ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज में जिंक नहीं है, जेड नहीं है, ब्रास में आपका है। ब्रास में यहाँ टिन एसएन है, ब्रॉन्ज में जेड एन है, तो ये ऐसे है। तो ब्रास में आपका, ब्रास में क्या है आपका जेड वाली चीज है और जेड वाले में आपकी एस वाली चीज है। तो बस ट्रिक है थोड़ा सा रटने के लिए। जो ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज में जिंक नहीं है, ब्रॉन्ज में है आपका टिन, और जो ब्रास है उसमें आपका है जिंक। तो ये है आपका। और फिर हो गया आपका सोल्डर। सोल्डर होता है टिन और लेड, इससे मिलकर बनता है आपका सोल्डर। स्टील में आपका कार्बन और लोहा आयरन। जर्मन सिल्वर, जिंक, कॉपर और आपका निकेल। जर्मन सिल्वर की अच्छी बात क्या है, इसमें सिल्वर नहीं है, तो आज को आसानी से फंसाया जा सकता है एग्जाम में सिल्वर भी देकर। सिल्वर नहीं है। स्टेनलेस स्टील में आपका होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल। और अमलगम जो है ये पारा और उसके साथ कोई भी लोहा, कोई भी धातु होता है लोहे को छोड़कर, उसको अमलगम बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील, स्टील में आपका लोहा और कार्बन है, और स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल है। ठीक है, तो ये एक दो बार देखेंगे, आपको चीज याद हो जाएगी और क्वेश्चन फटाक से आप ठीक करेंगे और वहीं बैठे बैठे आप दुआ देते रहेंगे। अब ये है स्पीड के ऊपर, बेसिकली क्या है, साउंड की एक स्पीड होती है। अब अगर कोई साउंड की स्पीड से चल रहा है तो उसे बोलते हैं सोनिक। साउंड की स्पीड से चल रहे हैं सोनिक। अब जब साउंड की स्पीड से ज्यादा चल रहे हैं तो सुपरसोनिक। अब उससे नीचे चल रहे हैं तो सबसोनिक। जैसे ये एक लेवल हो गया, इस पर चल रहे हैं तो सोनिक, इससे ऊपर हुए सुपरसोनिक, इससे नीचे हुए सबसोनिक। अब ऊपर भी हुए तो ऊपर कितना ऊपर हुए, एक तो है ये हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक में क्या है, अगर आपका 5 मैक, यानी कि मैक इसकी स्पीड होती है 1 मैक इक्वल टू जो साउंड की स्पीड है वो, अगर 5 मैक से ज्यादा की स्पीड है, 5 टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड से ज्यादा है, तो हाइपरसोनिक। इंडिया की कौन सी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है, ये आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका भी टेस्ट हुआ था उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो अल्ट्रासोनिक है, वेव हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, अगर अल्ट्रासोनिक कोई वेव है उसकी जो अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो अल्ट्रासोनिक है, और अल्ट्रासोनिक को हम नहीं सुन सकते। ऐसा है, मैंने एक डिवाइस देखा, उस डिवाइस को बोलते हैं कि मच्छर मक्खी को भगाने का, तो उसमें क्या अल्ट्रासोनिक होती है, तो वो जो है ना वो फ्रीक्वेंसी वो सुनते हैं, हम नहीं, तो उन्हें वो बहुत इरिटेटिंग टाइप की लगती है, तो वो वहां से भाग जाते हैं। इंफ्रासोनिक क्या है, अगर 20,000 से कम की रेंज में है, और सबसोनिक मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे। मेजर डिजीज इन प्लांट्स, मेजर बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट। सेकंड टाइम 3 मिनट। मेजर बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट, पोटैटो विल्ट, आलू का सेथिल रोग, पोटैटो विल्ट, और इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोमोनास नेसेरम। और क्राउन गोल डिजीज, ये किसकी वजह से है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, बंद गोभी का काला गलन, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, ये होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस।
और नींबू केकर या सिट्रस कैंकर ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से। मेजर फंगल डिजीज जो है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक लूज स्मट ऑफ वीट, आपका ब्लैक रस्ट ऑफ वीट यानी कि पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसाई। अब देखिए इसमें जो है ना, वाकई में सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ बोलूँ और आप कुछ समझे। वाकई में मुझे इसमें ना तो कोई ट्रिक पता है ना कोई समझ है। आपको ये चीज़ देखनी है, कई बार देखनी है और आपको पढ़नी है। तो अब मैं इसको बोलकर यहाँ आपका भी टाइम करूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे चलते हैं। मेजर इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, ये हम चीज़ें ज़्यादातर कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। रामसर जो है वो वेटलैंड से है 1971 में। रामसर सिटी इंग्लैंड है ईरान में। बॉन कन्वेंशन जो है ये है आपकी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये आपकी कब हुई? 1983 में ये इम्प्लीमेंट हुई। और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इसको बोलते हैं, इंडिया इसका पार्ट है। वियना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर से प्रोटेक्शन की 1988 में ये इम्प्लीमेंट हुई। उसी का कन्वेंशन से आगे बढ़ाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1979। और बेसल कन्वेंशन जो है ये है आपके ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उसके निपटाने से संबंधित, ये 1992 में इम्प्लीमेंट हुई है। इसी के साथ बेसल के साथ आप पढ़ेंगे रोटरडैम, उसमें केमिकल से रिलेटेड है। और कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये आपका जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसमें 3 चीजें सामने आई थी। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNCCD यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। UNCCD ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, जो UNFCCC है उसी को गैसेस को कंट्रोल कैसे करा जाए उसके लिए लीगली बाइंडिंग था क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका इंप्लीमेंट कब हुआ? ये इसको कन्वेंशन तो हुई थी 1997 में, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ? ये 2005 में। रोटरडम मैंने आपको ऊपर बताया, सरडेस हजार्डस केमिकल्स, वो आपका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। और ये बेसल और रोटरडम को एक साथ पढ़ेंगे। कार्टाजेना जो है लिविंग, ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। स्टॉकहोम जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2004 में इंडिया का पार्ट है। नगोया जो है वो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से है और इसमें एचई टारगेट्स की बात कही गई है। ये भी आपका बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। मीनामाटा जो है, जैसा आपको बताया था, मीनामाटा पॉल्यूशन, और ये 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। किगाली जो है वो आपका मॉन्ट्रियल का अमेंडमेंट है और ये 2019 में आया, मॉन्ट्रियल का अमेंडमेंट है। इट्स रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, ये गलत लाइन है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड नहीं है। ओजोन को डिप्लीट करने वाले जो क्लोरो थे जो कंपाउंड्स, उसको रिप्लेस किया गया फ्लोरो HFC से। HFC जो है वो डिप्लीटिंग नहीं है, लेकिन उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या हुआ कि उनको रिप्लेस कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को भी रोका जा सके। जो पेरिस का जो टारगेट है ना, वो ये बड़ा रोड ब्लॉक था उसमें, तो ये बड़ा अच्छा कदम माना गया कि ये हेल्प करेगा आपके टारगेट्स को अचीव करने में। टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब देखिए यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास अब आगे करेंगे। एक आखिरी क्लास होगी और उसमें आपका सारा ये खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। और अगर बाई चांस से क्लास थोड़ा सा लेट हो जाए ना, 1-2 दिन अगर लेट हो जाए कभी, तो एकदम से सीधा ये नहीं कि भाग गए, पैसे ले लिए। पैसे आपसे वीडियो डिस्कशन के नहीं लिए गए हैं, ये बिल्कुल ईमानदारी से, जिम्मेदारी से और यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। पैसे आपसे वो PDF, वो टेस्ट सीरीज, वो क्विज और वो CSAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सब के लिए गए हैं। वही आपसे बोलकर कहा गया है। हमारी टीम ने कहीं भी आपसे झूठ नहीं बोला है। आप ईमानदारी से उतना कीजिए। और हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि इसी पे वैल्यू एडिशन, आप जब प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग भी इसी में ही कराई जाएगी। ठीक है, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसका कमेंट करके जवाब दे दिया करो। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।